हेलो फ्रेंड्स, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन जहाज अपने ज़माने का अपनी पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतरीन जिंदगी के तलाश में। इस जहाज को संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जेम्स स्मिथ और पैसेंजर में लोगों में मीडिया में बहुत एक्साइटेड है इस जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है बल्कि 269 मीटर लंबे और 53 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। बल्कि इसमें लगाए जाने वाले सामान है वो दिल दहला देने वाले हैं। जहाज का अंदर का सजावट किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, एक इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम और 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। यह एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन था उस कंपनी का नाम जिसने टाइटैनिक को बनाया था। इस कंपनी के प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंस हैं वो इस चीज़ को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने जाकर कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी कि जिस ओशन से यह तैरकर आगे बढ़ रहा है वहां पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग जो कि खतरा है इस जहाज के लिए। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती है। 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से यह जहाज आगे बढ़ता रहता है अपनी लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है। कैप्टन स्मिथ इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं, टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इन 14 अप्रैल रात की खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी तो विजिबिलिटी भी बहुत कम थी उस रात। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, यहाँ पर किसी इंसान को बैठा कर रखा जाता है कि पता चल सके आगे क्या आने वाला है। तो जो बंदा इस पर बैठा था उसे बड़ी ठंडी का सामना करना पड़ता है। बहुत तेजी से ठंडी हवाएं बह रही थी, रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंसू भी आने लग जाते हैं जिसे आगे देखना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रात के 11:49 में फ्रेडरिक फ्लिट नाम का एक बंदा क्रूज नेस्ट में बैठा हुआ है। ये अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है, एक आइसबर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे वाले आदमी सुन सके। फोन उठाकर कॉल करता है और चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इसे सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश कर देते हैं ताकि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 बाद जहाज इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं है, 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में यह क्रॉस नेस्ट जितना आ रहा था। करीब 10 सेकंड तक यह जहाज घसीटता चला गया और एक बहुत बड़ा चोट पड़ गया टाइटैनिक को। इसके वजह से शिप में कुछ छोटे छोटे होल भी आ गए, जहाज में छोटे छोटे होल भी आ गए। आप शायद सोच रहे होंगे यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है। आप अपने फ्रिज में रखी बर्फ का इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे तो हाँ उसे मेटल नहीं कटेगा, लेकिन यह ध्यान में रखिए एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना ज्यादा होगा। अब कहने के लिए लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी मेटल की बनी गाड़ी पेड़ से टकरा कर चूर चूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस आइसबर्ग का वजन इतना ज्यादा था इस टाइटैनिक को वह पूरी तरीके से चोट पहुंचाया। इसके कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एडवर्ड्स तुरंत पहुंचे यह देखने के लिए जहाज को कितनी चोट पहुंची है। उन्होंने देखा और पता चला कि यह जहाज तो अब डूब जाएगा। वह इस चीज को लेकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए। उन्हें तो लगता था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकता। टकराव के करीब 20 सेकंड बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर कर देते हैं अपने क्रू मेंबर को कि कॉल भेजो रेडियो पर, जो हमारे आसपास जहाज होंगे वह शायद हमारे सिग्नल को पकड़ ले
और हमें बचाने आ जाए। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कार्पेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद है, वह इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए, हम उन्हें बचाने जाएंगे। बस प्रॉब्लम इतनी है कि यह पास तो है, लेकिन फिर भी वो 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी फुल स्पीड से भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा, इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे तक क्या ये टाइटैनिक बचा रह सकता है? बाकी मेंबर रॉकेट जलाते हैं आसमान में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास जहाज होगी तो ध्यान देगी हमारी तरफ। लेकिन कार्पेथिया जहाज के सिवा किसी जहाज का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को अब लाइफ बोट से नीचे उतारा जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले बोट पर जाने दिया जाएगा। जहाज में बैठे पैसेंजर की बात किया जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकता, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन टाइम के साथ साथ टाइटैनिक में पानी बढ़ता चला जाता है। जहाज अब टिल होने लगता है, हिलने लगता है। पैसेंजर ने यह रियलाइज करना शुरू कर दिया कि सच में यह जहाज डूब सकता है। तो जब पैसेंजर को यह बात पता चला तो जबरदस्त उबड़ धबड़ मच गई। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका होता है कि बोट का आगे वाला हिस्सा डूबने लग जाता है। इसके वजह से टाइटैनिक का पीछा वाला हिस्सा वह उठने लगता है। जब जहाज इतना ज्यादा हिलने डूबने लग जाता है तो लोगों में बहुत ज्यादा हड़बड़ी मच जाती है। लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम बस इतनी है कि लाइफ बोट की बहुत ज्यादा कमी थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट थे टाइटैनिक में। रात के 2:05 में आखिरी लाइफ बोट उतारी गई टाइटैनिक से, लेकिन अब भी जहाज में 1500 लोग बाकी हैं। कुछ लोगों ने लाइफ बोट छीनने की कोशिश की थी तो कुछ लोगों ने अपने भाग को मान लिया था और जहाज पर ही रुके रहे। 2:20 में जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और धीरे धीरे डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने से। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ डूब गए या फिर जिन्हें लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी, ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है कि अपने अंत तक व्हील पर ही बने रहे थे और जहाज के साथ ही डूब गए। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गोली चलाकर अपने ऊपर। RMS कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो उस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 बजे सुबह के, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने जो टाइटैनिक जहाज पर मौजूद है। लाइफ बोट से निकले लोग थे, करीब 750 लोग थे। उन्हें यह सक्सेसफुली जहाज बचा लेता है। कैसा लगेगा दोस्तों, मैं आपसे यह कहूं, उस रात एक और जहाज मौजूद था टाइटैनिक के सिर्फ 38 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक के पैसेंजर को बचाने के लिए। यह बात सच है। जी हाँ, उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के सिर्फ 1 घंटे पहले आइसबर्ग का वार्निंग SS कैलिफोर्निया की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत सारे आइसबर्ग है यहाँ पर। उसके बाद करीब 11:15 के रात के कैलिफोर्निया जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो बंद कर दिया था। कैलिफोर्निया जहाज रात को रुक गया था। वह आगे नहीं जाना चाह रहा था, खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए। यही कारण था कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज तक। लेकिन यह जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था कि टाइटैनिक पर पैसेंजर थे वह इस कैलिफोर्निया जहाज को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद पैसेंजर लाइफ बोट में बैठाने लग रहे थे तब एक ऑफिसर ने देखकर कहा भी था कि वह देखो एक जहाज दिख रहा है, वह जल्दी हमें बचाने आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट और फ्लावर जलाए गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कैलिफोर्निया जहाज पर मौजूद 2 क्रू मेंबर थे। उन्होंने सच में रॉकेट को देखा था उस जहाज से निकलते हुए, टाइटैनिक से निकलते हुए। उन्होंने अपने कैप्टन स्टीनलोड को भी कहा था तो स्टीनलोड ने कहा कि यह कोई सिग्नल नहीं है,
टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं वह पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस साल कैलिफोर्नियम जहाज के कैप्टन लोड ने इन रॉकेट और फ्लेवर को सीरियस लिया होता तो टाइटैनिक पर मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें एसओएस कॉल मिलती है टाइटैनिक की तरफ से। वह वहां पहुंचते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेथ बॉडी पानी में फ्लोट करते हुए दिखती है, तैरती हुई दिखती है। कुछ लोगों ने कैलिफोर्नियम जहाज के कैप्टन स्टेनली लोड को दोषी डालते हैं, लेकिन इतने बड़े दुर्घटना की वजह से एक आदमी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और भी लोग थे दोषी। लाइफ बोट के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें भी लाइफ बोट बहुत ज़्यादा कम थी, सिर्फ 20 थी, क्योंकि लाइफ बोट की कंपनी को लग रहा था कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, यह जहाज अनसिंकेबल है, इसमें लाइफ बोट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगली गलती थी रॉबर्ट हाइचेल की। उस संदेश आया था कि सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है। बोट पर मौजूद ऑफिसर उन्होंने कहा बोट को लेफ्ट साइड मोड़ दो, लेकिन पैनिक में आकर वो बोट को राइट की तरफ मोड़ दिए। यह उल्टी डायरेक्शन थी, यह आइसबर्ग की और करीब ले जा रही थी। तब तक इन्हें अपनी गलती का रियलाइज हुआ, तब तक बहुत लेट हो चुका था। 1940 में एक इंटरनेशनल आई पेट्रोल को बताया गया, जिससे कि आने वाली शिप को हमेशा सचेत किया जा सके कि आइसबर्ग आने वाला है, संभल के आगे बढ़ना। टाइटैनिक जहाज का जो मलबा था, जब टाइटैनिक जहाज डूब गया था, इस जहाज को पानी में ढूंढने में 70 साल से ज़्यादा समय लग गया। समुद्र के नीचे 3800 मीटर इसकी मलबा पाई गई। साल 2012 में क्लिप प्लेनर ने प्लान किया था कि वह टाइटैनिक 2 बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि यह सिम रूट पर चलेगी और सिम टाइटैनिक की तरह हर चीज़ें लगाए जाएंगे।